नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाम मशवरा में। हर बार हम आपको रूबरू कराते हैं देश की, प्रदेश की जानी-मानी हस्ती से। साल में एक बार वर्ल्ड डे कैंसर आता है। हम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और बहुत सी बातें हमारे ज़हन में आती हैं। कैंसर क्या एक बीमारी है या महामारी? कैंसर क्या एक बीमारी है या यह एक प्रक्रिया है? कैंसर एक आध दो प्रकार का होता है या 250-300 प्रकार का? इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल जो मेरे और आपके जहन में भी होंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, सलाह लेंगे डॉक्टर विजय भार्गव जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं कैंसर से जुड़ी तो बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे जिज्ञासा इस बात की है कि आपने इस विषय पर डॉक्टरेट की है। अमूमन एमबीबीएस के बाद, एमडी के बाद एक उम्र हो जाती है, 35 साल तक डॉक्टरी चलती है, लेकिन आपने डीएम भी किया हुआ है। उसके बारे में बताइए कि कितना एक स्ट्रगल होता है आप लोगों का यहाँ तक पहुँचने के लिए। डेफिनेटली ये एक स्याह पक्ष है डॉक्टरों का कि एक लंबा जीवन डॉक्टरी में कहा जाता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत लंबी है, और ये सच भी है। और उसमें फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना उसको और लंबा बना देता है। जी, जी। और कुछ मेरे साथ ऐसा था कि मैंने 2 सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो एमडी होता है वो किया है। जी। एक बेसिक साइंस ह्यूमन फिजियोलॉजी जो एमबीबीएस के बाद मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने एमडी मेडिसिन भी किया जो इंटरनल मेडिसिन है, और फिर मैंने डीएम किया मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। तो मेरा ये सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा रहा। तो इस तरह से मेरा सफ़र रहा। मैंने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से 2001 में मेरा एडमिशन हुआ था सन में। जी, जी। और मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर मैंने एमडी शरीर क्रिया विज्ञान में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से मैंने एमडी काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन में किया। और डीएम मैंने बीजे मेडिकल कॉलेज और गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से किया है। सर, आप बड़ी अच्छी हिंदी भी बोल रहे हैं। जी। तो इस हिंदी का और एक डॉक्टरी में अपने नए पाठ्यक्रम में बात चल रही है कि साहब इंजीनियरिंग और मेडिकल को भी हिंदी में भी शुरू किया जाए। बड़ा अच्छा विषय आपने पूछा है। हिंदुस्तान और जो कॉमनवेल्थ देश हैं जो इंग्लैंड के कभी अधीन थे, वहीं पर ये परंपरा अभी तक चली आ रही है अंग्रेजों के जाने के बाद भी, कि हमारी प्राइम एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में ही है। अदरवाइज चाइना में एमबीबीएस चाइनीज या मैंडारिन जो लैंग्वेज है उनकी उसी में होता है। रसिया और यूक्रेन में जो लैंग्वेजेज हैं वो रशियन और यूक्रेनियन लैंग्वेज चलती हैं। तो मदर टंग को प्रेफरेंस इसलिए देना चाहिए कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में जितना अच्छा सीखता है, जी, जी। और फिर जितना अच्छा डिलीवर कर सकता है, जी, जी। और फिर आपको जहाँ प्रैक्टिस करनी है उसमें जो पेशेंट्स हैं, तो डेफिनेटली इसको प्रमोट करना चाहिए। तो धीरे धीरे ये चीज़ हमारी लैंग्वेज में भी आएगी और उसके बाद इसके डेफिनेटली बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, ये सिलेबस जब आप चेंज करेंगे, हिंदी में उसको लेकर आएंगे, हिंदी में उसे ट्रांसलेट करेंगे, तो कितना टफ होगा वो? टफ तो यूं होगा कि समझने वाले के दिमाग में अभी भी अंग्रेजी बैठी हुई है। जी। लेकिन जब हम उसको बेस लाइन से कन्वर्ट करेंगे, जब स्कूल एजुकेशन में इंग्लिश है तो वहीं पे उसमें इंग्लिश और हिंदी साथ में कर दिया जाए। जी। एमबीबीएस के पहले प्रीएमटी होती है, पीएमटी में बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। जी, जी। इसके बाद फिर एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। जब उसमें सब चीज़ें हर स्टेप पे हम कन्वर्जन कर देंगे तो फिर उतनी समस्या मुझे लगता है नहीं आएगी। जैसे कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि कैंसर एक बीमारी नहीं, प्रक्रिया है। ये क्या, इससे क्या आशय है? बेसिकली दिस इज एन ये डिसीज ऑफ एजिंग। बढ़ती उम्र के साथ हमारी कोशिकाएं वियर एंड टीयर उसको मैनेज नहीं कर पाती और बाद में वो कैंसरस हो जाती हैं। तो बेसिकली एक प्रक्रिया है, सेल डिवीजन एक प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं है, हमारे बॉडी में डेफिनेटली जैसे हम कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें कुछ पीस डिफॉल्टेड पीस बनते हैं, लेकिन उसकी एक इम्यून सिस्टम, एक स्क्रूटनी सिस्टम है जो फॉल्टी सेल्स को स्क्रीन आउट करके अलग कर देता है और उनको एपोप्टोसिस के द्वारा वो डेड हो जाती है और बॉडी उसको आउट कर देती है। जी। तब तक तो चीज़ें कंट्रोल दिखती हैं। जब वो प्रक्रिया किसी भी वजह से हैम्पर हो जाती है, जो बॉडी का नॉर्मल डाइंग प्रोसेस है, जिसको बोलचाल की भाषा में कहूंगा कि सेल किसी भी वजह से मरना भूल जाती है, तो फिर वो अनकंट्रोल ग्रोथ होती चली जाती है उसकी। और जब कोई भी चीज अनकंट्रोल ग्रोथ होती है तो फंक्शन चला जाता है। जैसे डब्ल्यूबीसी ब्लड कैंसर में बढ़ती तो है, लेकिन वो डब्ल्यूबीसी का काम नहीं करती। वो केवल एक संख्या बल होता है और वो इफिशियंट नहीं होती हमारे नॉर्मल फंक्शनल सेल्स की तरह। और फिर वो हमारे शरीर का रक्त, पोषण, ऊर्जा को उपयोग कर लेती है और उसके बदले में हमें कुछ देती नहीं है। और इस तरह से हमारी नॉर्मल सेल जो है वो सफ़र करती हैं।
कैंसर सेल बॉडी में ग्रो करती हैं और फिर वो बाद में एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। इस तरह से ये अनियंत्रित वृद्धि ही है कोशिकाओं की, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। सर ये जो कैंसर है, ये तो खैर जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से सुनते चले आ रहे हैं। कितनी पुरानी बीमारी होगी, कब इजाद हुई? और बीमारी तो इतनी पुरानी है कि जो मिस्र की ममीज हैं, अभी हम लोग उसको तूतनखामेन के अलावा जो और भी कई सारी मम्मियां वहाँ पे जो पुरातत्वविद उत्खनन कर रहे हैं और वहाँ पे उन ममीज को स्क्रीन कर रहे हैं। अभी हम लोग उनका एमआरआई भी करते हैं ये देखने के लिए कि वो तथाकथित बॉडी जिनकी है, जो भी है, वो क्यों उनकी मृत्यु हुई, उनकी क्या उम्र रही होगी, उनका जेंडर क्या था, महिला थी, पुरुष था, बच्चा था, तो उसमें भी कैंसर देखा गया है। तो ये डेफिनेटली जब से इंसान है, मैं कहूँगा तब से ही कैंसर है। सर एक ये इकलौती ऐसी बीमारी है जिससे कि आज तक हम लोगों को निजात नहीं मिला। आप लोग इलाज जरूर करते हैं, जब हम आप पे आते हैं अस्पताल में, आपके पास सर उठाने की जगह नहीं है, आपके दरवाजे के आगे लाइन लगी रहती है पेशेंट्स की, पूरा हॉस्पिटल आपका खचाखच भरा रहता है, कोई हैरान परेशान रहता है। तो क्या है सर इसकी वजह क्या है कि जब हम किसी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं तो हम कारण पे काम करते हैं। और जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ढूंढ लिया गया है कि मच्छर में वो होता है और वो पैरासाइट प्रोटो जो हमारे बॉडी में ग्रो करके ही मलेरिया करता है, वो आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। तो जब हम ये साइकिल को पकड़ लेते हैं तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। फिर हम एंटी मलेरियल ड्रग देते हैं जो पैरासाइट को मारती हैं, मच्छर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हमको बीमारी की पूरी प्रक्रिया पता होती है या जब हमको दुश्मन की पूरी चाल पता है तो हम उसको डिफीट कर सकते हैं। कैंसर में जो कारण है वो एक कारण नहीं है। कैंसर तंबाकू से भी होता है, अल्कोहल से भी होता है, क्रोनिक इरिटेशन से भी होता है। जैसे जिन लोगों के डेंचर गड़बड़ है या दांत का लगातार इरिटेशन हो रहा है जी। कश्मीर में लोग कैंगरी जो ठंड से बचने के लिए गर्म पहनते हैं, उससे भी कांगड़ी से भी एक कैंसर हो जाता है, क्योंकि हीट जो है थर्मोजेनेसिस जो होती है, हीट से भी स्टिमुलेशन होता है। फ्रिक्शन और रबिंग से कैंसर होता है। बर्न में एक मार्जोलिन अल्सर होता है, यदि कोई जल जाए और जो घाव बन जाए तो वो लेटर ऑन कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा जेनेटिक भी होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई एडिक्शन नहीं है, जिनकी कोई उम्र ही नहीं हुई, जो अभी एक 6 महीने साल भर के हैं, उनको भी कैंसर हो सकता है। तो जब कारण एक नहीं है तो एक निदान नहीं हो सकता। ये वजह है कि हम उसको पिन पॉइंट करके टारगेट नहीं कर पाते। और सेल भी इतनी स्मार्टली बिहेव करती हैं, कोई एक साइकिल को हम इनिबिट करते हैं कि भाई यहाँ से हम इसको रोकेंगे तो किसी अल्टरनेटिव पाथवे के एक्टिवेशन से वो फिर ग्रो करने लग जाते हैं। तो यही एक वजह है कि इस बीमारी का इलाज मुश्किल है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्टिव इटियोलॉजी है कुछ कैंसर्स में और वहां पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी इंड्यूस जो सिरोसिस है, उसमें जो कैंसर होता है वो हेपेटाइटिस बी से हम कंट्रोल कर लेते हैं, या एचपीवी वायरल से इंड्यूस जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। पर जहाँ पे वजह क्लियर नहीं है तो वहां पे ट्रीटमेंट ब्लर्ड है और रिजल्ट उतने प्रॉमिसिंग नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी बात सुनने के बाद डर सा लगने लगता है कि आप लोग प्रयास करते रहते हैं। सर कितने % लोग क्योर हो जाते हैं, या अपन ये कहें कि साहब जिनको स्टेज पे आ गया है उस स्टेज से वो कितना जीवन और जी लेते होंगे? बेसिकली कैंसर में एक स्टेज होती है और दूसरा टाइप ऑफ कैंसर होता है जी। कुछ कैंसर जैसे लिम्फोमा जो होते हैं, ब्लड कैंसर, नोडल कैंसर होते हैं, वो स्टेज 4 में भी क्योरेबल है। और कुछ बीमारी इतनी नोटोरियस हैं कि स्टेज 2 और 3 में भी हम उनको ट्रीट करें तो लेटर ऑन उनका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता है। तो प्रोग्नोसिस जो आप अंग्रेजी में हम वर्ड यूज करते हैं कि भविष्य क्या होगा बीमारी का, वो न केवल कैंसर का प्रकार बल्कि मरीज की उम्र, उसकी फिजिकल फिटनेस, उसका ट्रीटमेंट कितना अच्छा और कहाँ लिया है, और फिर उसको किस प्रकार का कैंसर है, ये सभी चीजें उसकी ठीक होने की संभावना को तय करती। सर जब जरूरत पड़ी थी तो कोविड के टाइम पे 2 साल में हमने वैक्सीन निकाल ली थी। आप बात कर रहे हैं ममीज की, सब 300 साल में इसकी वैक्सीन नहीं निकल पाई, क्या कारण होगा? वजह क्या है? कोविड में जो वैक्सीन का कारण था, वो कोविड में हमको पता था कि कोरोना वायरस है और हमको कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। जी जी। तो जो वायरस इंड्यूस्ड कैंसर हैं, वो सभी कैंसर्स वायरस इंड्यूस्ड नहीं होते। एक पर्टिकुलर पोर्शन और उनका एक भाग है वो वायरस से होता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ग्रीवा का कैंसर गर्भाशय की, वो ह्यूमन पेपिलोमा एक वायरस है, उससे होता है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हैं जो सिरोसिस कर देते हैं, वो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन कैंसर्स में हम लोग भी उतने सफल हैं और पूरी तरह कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है, बशर्ते कि हम समय पे वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको इन्फेक्शन होगा तो वो लंबा नहीं होगा और उसके बाद वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन अब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी आ रहा है। और हमारी जो किशोर अवस्था की बेटियां हैं, उनको सेक्सुअल लाइफ एक्टिव होने से पहले यदि हम लोग क्वाड्रीवेलेंट जो गार्डासिल और सर्विक्स कैंसर के वैक्सीन लगाएं
तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं। इसलिए हमारे कैंसर का वैक्सीन नहीं बना। अगर हम बात करें तो कैंसर की अगर हम 250 प्रकार बोले जी तो क्या ठीक है ये? जी नहीं, 250 प्रकार बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भी एक प्रकार का नहीं होता, उसमें भी ER, PR, HER2 2-3 तरह के हार्मोनल एक्सप्रेशन और ग्रोथ फैक्टर एक्सप्रेशन होते हैं, और उसके आधार पर उसकी प्रकृति ट्रिपल नेगेटिव एक होता है जिसमें कोई रिसेप्टर नहीं होता। तो हर कैंसर के कुछ ना कुछ सब टाइप है, और 200-250 प्रकार भी कम पड़ेंगे यदि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफाइन करें तो। न्यूक्लियर एक्सप्रेशन क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन क्या है, कौन सी दवा काम कर सकती है, किस एज ग्रुप में हुआ है, तो इस तरह से सब डिवीजन तो डेफिनेटली सैकड़ों हो सकते हैं। एक कीमोथेरेपी जो हम अक्सर सुनते हैं जी कि अच्छा खासा आदमी था, 10 दिन बाद मिला तो पूरे बाल गायब हो गए उसके, जी। तो ये जो क्रूड मेथड है इसका कोई सब्स्टिट्यूट आया है क्या अभी कैंसर डेफिनेटली के? कीमोथेरेपी क्रूड नहीं, इसको मैं बोलूंगा कि प्रोटोटाइप है। जी। और कीमोथेरेपी एक एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होती है जो डिवाइडिंग सेल पे काम करती है। तो जब हम उसको टारगेट करते हैं तो नॉर्मल सेल्स भी उससे बच नहीं पाती, और जब कैंसर सेल की सेल डिवीजन को रोकने वाली कीमोथेरेपी देते हैं तो वो हमारी नॉर्मल सेल्स की सेल डिवीजन को भी रोकता है। उससे मरीजों के बाल झड़ना, मुंह में छाले हो जाना, नाखून के कलर डिस्कलरेशन होना और डायरिया हो जाना, और ये हर जगह। इसको मैं बोलूंगा कि ये 12 बोर की एक बंदूक होती है जिसमें छर्रे निकलते हैं, तो आप जब वो फायरिंग करोगे तो मास फायरिंग में आपके अपने पराये दुश्मन सबको कुछ ना कुछ डैमेज होता है। और इससे बचने का तरीका है कि यू शुड टारगेट द कैंसर ओनली। इसके लिए हम लोगों ने टारगेटेड थेरेपी इजाद की है। सभी कैंसर्स में तो नहीं, पर काफी कुछ कैंसर्स में हम टारगेट थेरेपी यूज करते हैं, जिसमें हम कैंसर सेल को ही टैग करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी रितुक्सीमैब या मैब्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं, या इम्यूनोथेरेपी अभी एक नया इजाद है, उसमें हम हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं कि वो कैंसर सेल को काम करे और हम लोगों को उससे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बचाए। कि कीमो फ्री ट्रीटमेंट या विदाउट कीमोथेरेपी हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट को कहाँ देखते हैं, इसको डेफिनेटली हम लोग प्राथमिकता पे रख रहे हैं। तो सर अपनी जो पैथोलॉजी लैब है जी, ये कितनी इक्विप्ड है कि जो पिन पॉइंट निकाल ले? डेफिनेटली कैंसर के ट्रीटमेंट में काफी कुछ कहूंगा कि पैथोलॉजिस्ट पे निर्भर करता है। इसको हम कहेंगे कि टिश्यू इज इशू। जो टिश्यू है वो एक इशू होता है इम्पोर्टेंट, और यदि उसमें हम लोग सही डायग्नोसिस करेंगे तो फिर हमारे ट्रीटमेंट में बहुत आसानी होती है। कई बार हम लोग देखते हैं ऐसा बोलचाल में आता है कि किसी पेशेंट ने कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन ली, या डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको तो कैंसर है और आप 6 महीने जिएंगे, और कई बार लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे और पता लगा वो किसी दूसरे मेथड पे चले गए, उन्होंने ट्रीटमेंट ही नहीं लिया और उनको 6 साल हो गए। तो इसका जवाब ये है कि कहीं ना कहीं वो टिश्यू डायग्नोसिस वाज फॉल्टी। YFC करा के जो भेजते हैं आप लोग, क्या अपने मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी ये व्यवस्था? डेफिनेटली बायोप्सी और IHC तो हमारे हॉस्पिटल में, जवाहरलाल कैंसर हॉस्पिटल में होती है, और हम लोग उसको अच्छे से कर पा रहे हैं। कुछ जीन टेस्टिंग अभी हमारे यहाँ नहीं होती, वो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसी बड़ी लैब्स में हम लोग टिश्यू को भेजते हैं। पर जो पहले बायोप्सी बाहर भेजने का ट्रेंड था वो तो अब खत्म है। कहा जाता है मरीज से कि जांच बाहर जाएगी, पर बेसिकली हमारी अपनी लैब इतनी वेल इक्विप्ड है कि हम लोग ना केवल बायोप्सी बल्कि IHC तक की जांचें कर पा रहे हैं। जेनेटिक टेस्टिंग के लिए तो हमको बाहर की हेल्प लेनी ही पड़ती। क्या आप सलाह देंगे कि अगर एक बार कहीं से रिपोर्ट आ जाए, भले बड़ी प्रतिष्ठित लैब से आए, तब भी हमें कहीं दूसरी सेकंड ओपिनियन हमें उस बिल्कुल उसको चेक करना चाहिए, खासकर तब जब क्लिनिकल सिनारियो पैथोलॉजी से मैच नहीं कर रहा हो। अच्छा, कई बार आपको लगता है कि ये कुछ और हो सकता है, पेशेंट कुछ और कह रहा है क्लिनिकली और जांच में कुछ और आ रहा है, इसको क्लिनिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कराना चाहिए। और वैसे भी 2 ओपिनियन लेने में पैथोलॉजी से कोई इशू नहीं है। बुरा तो नहीं लगेगा अगर आपसे मैं कहूं कि अगर अब डॉक्टर भी अगर 2 ओपिनियन ले लें इतने बड़े मसले में? तो नहीं नहीं, बिल्कुल 2 नहीं, उसमें जितने चाहे उतने लेने चाहिए, लेकिन आदमी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आदमी जब तक ओपिनियन लेता है तब तक डॉक्टर उसके मन की बात ना कहे, ये ठीक नहीं है। आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ओपिनियन लेना चाहिए। अभी आप अल्टरनेटिव मेडिसिन, या जिनको कैंसर का ज्ञान नहीं है या जिनका खुद का एक्सपीरियंस है, फिर बोलते हैं कि भाई हमने कीमोथेरेपी ली थी और ऐसा हो जाता है, उन ओपिनियनों से बचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, आपने सेकंड ओपिनियन की बात बताई, पैथ लैब की अपनी एक अहम भूमिका होती है, वो बातें बताई। आगे भी हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। सर, एक चीज़ आप मुझे और बताइए कि अक्सर सुनने में आता है कि जब डायग्नोस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो लोग होम्योपैथ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं या आयुर्वेद की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के रेगुलर जो केस आते हैं आपकी, जो बहुत सारी लंबी लाइन आपके पेशेंटों की रहती है, उसमें से इतने कितने पेशेंट्स ऐसे होते होंगे कि जिन्होंने ये होम्योपैथ आयुर्वेद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रीटमेंट ख़राब होगा, ये तो खैर मुझसे ज़्यादा आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो दाएँ बाएँ होकर आते हैं और फिर जब आप कहते हैं कि यार तो सेकंड स्टेज हो गया, थर्ड स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज हो गया। ये एक ज्वलंत समस्या अभी भारत में है। जी। और ऐसा नहीं है कि केवल इलिटरेट पीपल या ग्रामीण लोगों में ये है, शहरी लोगों की भी समस्या है। ये इशू तब बहुत हो जाता है जब बीमारी क्योरेबल हो, जब पहले दूसरे स्टेज में मरीज आता है। हम चाहते हैं कि इस स्टेज का मरीज हमें मिले तो हम कुछ कर सकें वहाँ, और वो मरीज जब अल्टरनेटिव मेडिसिन पे कहीं धर्मशाला चला गया या कहीं और अल्टरनेटिव मेडिसिन पे चला गया, और आते हैं डेफिनेटली वहाँ पे 2-3 महीने बाद जब वो प्रोग्रेस होके आते हैं, तो फिर ना तो हम वहाँ कुछ बहुत कर पाते और मरीज भी इनक्योरेबल हो जाता है। और किसी की कंट्री में ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हमने क्या ट्रीटमेंट दिया, कोई साइंस नहीं है। मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जब आपको सीधा सीधा रास्ता है, आपको यहाँ से कहीं भी जाना है और उसके लिए एक 6 लेन या 8 लेन हाईवे है, तो आपको दूसरे रास्ते पे जाने का मतलब है कि आप अपनी मंजिल को दूर सरल भाषा में ये कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन को ट्रेन तक दूसरे स्टेशन तक पहुंचने दीजिए, निकल के और आप दाएं बाएं। वहाँ पे जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, जैसे कई बार स्टेज 4 कैंसर हो जाता है, कई बार हमारी थेरेपी में भी ऐसा होता है कि अब हमारे पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। वहाँ पे मैं कहूँगा कि आप कुछ भी आपको लगता है तो आप उसके अधिकारी हैं। लेकिन जहाँ पे सीधा सीधा ट्रीटमेंट है, आपको पता है फीवर आ रहा है, पैरासीटामोल की दवा लेनी है, आपका तुरंत फीवर उतरेगा, वहाँ पे आप सोचो कि मैं कुछ XYZ ले लूँ, तो आप, मुझे लगता है कि अपने साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और डॉक्टरों का काम भी मुश्किल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर आम जन को शुरुआत में, जैसे हम बात करते हैं कि भाई साहब आप जब बहुत ज़्यादा चीनी ले लेंगे तो डायबिटीज़ की संभावना है, ब्लड प्रेशर की संभावना है, आप कुछ तेल तला बहुत खा लेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कौन सा खान पान है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि साहब ये कैंसर की तरफ क्योर कर सकता है? इसमें हम लोग ये कहेंगे कि बड़ी डाइट है जो कार्सिनोजन हो सकती है। एक तो रिफाइंड शुगर, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो बिना पचाने के सीधे एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, वो सब हमको रफेज और न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी कम होती है और वो हमको कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ ले जाते हैं। रेड मीट कोलन कैंसर और कई सारे कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। कई सारी चटनियाँ, पिकल्स, उसमें एफ्लाटॉक्सिन और लंबे समय तक स्टोर होने से फंगल टॉक्सिन्स बन जाते हैं, वो लेटर ऑन कार्सिनोजन होते हैं। चारकोल्ड और स्मोक्ड जो फिश होती है या व्हाट एवर द स्मोक्ड फूड, जो अभी बारबेक्यू का चलन है, ये सभी स्मोक्ड फूड कहीं ना कहीं कार्सिनोजन पैदा करते हैं। और बहुत गर्म खाना, हॉट खाने का जो ट्रेंड है, ये सब थर्मल कार्सिनोजेनेसिस करता है। और पेस्टिसाइड का एक बड़ा भय है, बेसिकली जेनेटिक लेवल पे काम करते हैं और कई पेस्टिसाइड जो हम खेतियों में यूज करते हैं वो एम्पलीफाई हो जाते हैं और लेटर ऑन जो कंज्यूमर है उसकी बॉडी में इकट्ठे करके और उसको जेनेटिक लेवल पे डैमेज करते हैं, हमारे सेल के रेगुलर जो रेगुलेशन प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं कैंसर की तरफ ले जाती हैं। सर, इसमें एक आपने गर्म चीज़ की बात की, गर्म खाने की बात की, तो कोरोना के टाइम पर या सर्दी जुकाम के टाइम पे एक हिदायत देते हैं कि भैया गर्म पानी पी लो, तो वो गर्म पानी भी क्या हार्मफुल हो सकता है? नहीं, गर्म पानी हार्मफुल नहीं हो सकता, लेकिन थर्मल कार्सिनोजेनेसिस यूं बोलते हैं कि बहुत हॉट खाने की कुछ लोगों को आदत होती है। इसका एक उदाहरण दूंगा मैं। आंध्र प्रदेश में उल्टी बीड़ी पीने का रिवाज है, उसमें बीड़ी को सुलगा के और उल्टा करके पीते हैं वो लोग, तो तालू का कैंसर उससे बढ़ गया। तो डेफिनेटली हमको इतना गर्म चीजें नहीं खाना चाहिए रेगुलर डाइट में, जो कि उस लेवल तक गर्म हो के आपको कार्सिनोजन करे। और स्टोर फूड, एफ्लाटॉक्सिन्स जी, और जो ट्रेंड है कि हम स्मोक्ड खाएं, चारकोल पे सीधा सिका हुआ, लंबे समय तक स्मोक्ड फूड खाएं, तो वो सारी चीजें कैंसर बढ़ा। सर, ये बचपन से लेके आज तक, बल्कि हम महुआ हाउस में बैठे हैं, यहाँ लोग हमसे कहते हैं चूल्हे की रोटी देखकर वाओ बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, रोटी में बहुत सिंपल है, आटा होता है और पानी होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन की संभावनाएं कम है। पर कई सारे मैरिनेट करते हैं हम, कई सारी चटनियां, सॉसेज और केमिकल्स जो लगते हैं मटन या नॉन वेज पे, उसमें बॉडी में भी कई केमिकल्स होते हैं। प्रोटीन के साथ जो रिएक्शन है हीट का, उसके बाद जो स्मोक होता है, तो उसका कार्सिनोजन होने के चांस ज्यादा है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ तो
पूरे प्रदेश से सभी लोग आते हैं। क्या कभी कोई ऐसी स्टडी आपकी हुई है कि इस ज़िले के लोग आते हैं जिन्हें कैंसर नॉर्मली ज़्यादा होता हो, या ऐसा कोई प्रदेश जहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि आप खान पान को भी एक बड़ा अहम। मैं प्रदेश की बात तो करूंगा, जैसे भोपाल में मुंह का कैंसर काफी कॉमन है। जी। बेसिकली यहाँ पे टोबैको और बीटल नेट चोइंग का एक ट्रेंड है नवाबों के समय से, और वो वजह है कि यहाँ पे वो ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में ईसोफेगस का कैंसर ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने बोला, पिकल्स, चटनियाँ, सॉसेज, ये सब खाने का ट्रेंड है, उसकी वजह से ईसोफेगस का कैंसर ज्यादा है। ईसोफेगस का कैंसर और स्टमक का कैंसर दुनिया में ओरिएंटल कंट्रीज में, मैं कहूँगा जापान में और इधर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ की खान पान का ट्रेंड वैसा है। आप क्या सलाह देंगे सब गृहिणियों को और घर वालों को कि अगर चटनी खानी है तो घर की बना के खाओ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हाँ, विदाउट एनी केमिकल, और स्टोर नहीं होना। नानी के हाथ का जो खाओ, नानी के हाथ का खाओ, तुरंत बना हुआ, उसमें महीनों रखी हुई कोई भी चीज में ग्रो कर जाते हैं, फंगल एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करते हैं, वो लेटर ऑन लंबे समय तक खाने से कार्सिनोजन होते हैं। आप फ्रेश वेजिटेबल यूज करो, पेस्टिसाइड फ्री हो, तुरंत बनाओ, तुरंत खाओ, स्टोर फूड को अवॉइड करो। ब्रेड उसमें से एक। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की टबैको की, आपने बात की बीड़ी सिगरेट की। आजकल जो बीड़ी सिगरेट है वो खरीदने का मन ही नहीं होता, जिनको पीना होता है उस पर इतनी खतरनाक फोटोएं लगी रहती हैं। वो सच्चाई है। वो सच्चाई से कितना फर्क पड़ा है साहब पीने वालों में? डेफिनेटली अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन जो लोग एडिक्टेड हो गए हैं जी, उनको छुड़ाना एक दुष्कर काम, क्योंकि निकोटिन का जो स्टिमुलेशन है वो हमारे ब्रेन पे काम करता है, और आदमी को एक प्लेजर की अनुभूति होती है, और उससे बच पाना नशा मुक्ति की एक प्रक्रिया है। लेकिन ये जो चेतावनी है, ये नई जनरेशन को बचाएगी। जो नई जनरेशन की बात की है, आप क्या मानते हैं कि नई जनरेशन कितनी अवेयर हो चुकी है इन चीज़ों से? नई जनरेशन तो अवेयर है, एजुकेशन का पार्ट है, बच्चे समझदार हैं, जानते हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अब आम आदमी की पहुंच में ये सारे नशे आ गए। पहले नशे होते थे, लेकिन उनकी एक सीमा थी, एक एलाइट ग्रुप, एक एफ्लुएंट सोसाइटी, एक प्रभावशाली लोग ही नशे तक पहुंच पाते थे। जी। आम आदमी की पहुंच में नहीं था, इंटरनेट हर आदमी पे नहीं था। इसके दुष्परिणामों में आजकल हर आदमी फ़ोन नंबर देख पा रहा है कि अब आप फ़ोन पे वेंडर मिल जाते हैं, आप सीधा फ़ोन करके ले सकते हैं, और इसको हमको पॉजिटिवली ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज इसके मैं देख पा रहा हूँ दुष्परिणाम भी बहुत हैं। आखिरी सवाल ये कि डॉक्टर साहब, किस स्टेज पर खुद को ऐसा महसूस होना चाहिए कि शरीर में कुछ गड़बड़ है? जब भी आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ असामान्य लगे, जैसे कि आपको एक्सेसिवली फटीग, जरूरत से ज्यादा थकान लगे, किसी वजह से फीवर आ रहा है लेकिन वो उतर नहीं रहा, वेट लॉस, आप डेलिबरेटली वेट लॉस कर रहे हैं तो वो आपकी नजर में है, लेकिन आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है जो आपको नहीं पता, और मोर देन 10% वेट लॉस हो गया, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, गला खराब है, 2-4 दिन के लिए आवाज ठीक नहीं है, बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन 3 हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा आवाज में बदलाव है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो डेफिनेटली गले के कैंसर का लक्षण हो सकता है। दूसरा, किसी भी ओराइफिस से ब्लीडिंग, हमारे शरीर के जो नेचुरल ओराइफिस हैं, जैसे नासिका छिद्र है, मुंह है, खकार, कफ में ब्लड है, वॉमिटिंग में ब्लड है, और ईयर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ब्लीडिंग है, यूरिनरी ब्लीडिंग है, महिलाओं में वेजाइना से ब्लीडिंग है, लेटरिन के रास्ते मल द्वार से ब्लीडिंग है, किसी भी नेचुरल ओराइफिस से कोई ब्लीडिंग है, तो वो इंपॉर्टेंट साइन है कि वो कैंसर हो सकता है। शरीर में कोई गठान है जो असामान्य रूप से बढ़ रही है, हमारा कोई मस्सा या तिल है, या कोई घाव है जो तेजी से बहने लगा या बढ़ने लगा, कोई गांठ जो हमारे पास बरसों से पड़ी थी लेकिन अब उसके आकार में परिवर्तन हो गया, अनयूजुअल साइज बढ़ रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली कैंसर का साइन हो सकता है। और एक मैसेज मेरा ये है कि आप और हम, नोबडी इज इम्यून टू कैंसर। कैंसर से कोई 100% बचा हुआ नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी 1-2 डिस्कशंस में बोला कि हमारे यहाँ जो सबसे लेट स्टेज के कैंसर है वो एडल्ट लोगों के, यंग लोगों के कैंसर, 20-30 साल में जो कैंसर होते हैं लोगों को, वो बहुत लेट डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि हम ये मानते नहीं है कि एक 20-30 साल के आदमी को कैंसर हो। तो किस तरह की भी फटीग हो गई, कुछ हो गया तो वो दूसरे डॉक्टर को, फिजिशियन के पास चलेगा? फिजिशियन के पास प्राइमा फेसी जाओ, पर 1-आध हफ्ते से ज्यादा मामला टल रहा है तो आपको एक डिफरेंशियल में कैंसर रखना चाहिए, और फिजिशियन को भी रखना चाहिए, और विद इन ए वीक यदि हमारी डायग्नोसिस में कुछ क्वेरी है तो हमको कैंसर को डिफरेंशियल में रखना है, और उस तरफ भी सोचना है। जब हम सोचेंगे तो पकड़ पाए। आपके जो पकड़ पाएंगे, जो वो पकड़ते कैसे हैं? आप पेट स्कैन से पकड़ते हैं या और क्या? नहीं, बेसिकली कैंसर इज ए गाइडेड इमेजिंग होती है। जैसे मरीज के गले में लक्षण है तो आप उसकी डीएलस्कोपी कराइए, नेक की इमेजिंग कराइए,
यूरिनरी में है तो यूरिनरी साइटोलॉजी कराइए, लेटरिन के रास्ते ब्लीड हो रहा है तो कोलोनोस्कोपी कराइए। और यूएस में तो गाइडलाइन है, हर साल में एक बार लोगों की एक उम्र के बाद कोलोनोस्कोपी होती है, महिलाओं में एक 39 साल के बाद सबकी एनुअल मेमोग्राफी की गाइडलाइन इंडिया में भी है। तभी हम उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ पाएंगे और हम सोचेंगे कि कैंसर खुद बोलेगा कि मुझे देखो, तब तक देर हो जाती है। बहुत सारी बातें हमने आपसे की और ऐसा लग रहा है कि जितनी बात करेंगे कमी है, लेकिन ठीक है, अब एक बार हम फिर आपके साथ अगला एपिसोड पर जी। और बहुत सारी बातें करेंगे। डेफिनेटली। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।